आदरणीय शिवखेड़ा जी, यहाँ उपस्थित अपर मुख्य सचिवगण, प्रमुख सचिवगण, सचिव, विशेष सचिवगण और यहाँ उपस्थित समस्त सचिवालय और परिवार से जुड़े हुए समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, आज हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे बीच में आदरणीय शिवखेड़ा जी है और शिवखेड़ा जी पूरा विश्व में विख्यात है और इनके जो मोटिवेशनल जो स्पीचेस है, मोटिवेशनल जो आर्टिस्ट जो किताबें वगैरह लिखे हैं, तो किताबें पूरा विश्व भर पे जो प्रसिद्ध है और इनके द्वारा लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं और उसमें अपनी कार्य क्षमता वृद्धि करके सफलता की ओर पहुँचे हैं। और विशेष तौर से आपके द्वारा आप यू कैन विन इस किताब से हम लोग जानते हैं और हम लोग ये भी जहाँ भी देखते हैं, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। इस शब्द से हम लोग सभी लोग वाकिफ है, जानते भी हैं और उसी के क्रम में एक इग्नाइट सभी को आगे एक दिशा दिया है और एक एनर्जी भरने की जो जिस तरह से किताबें लिखे हैं आपके द्वारा। आप तो 1961 में जन्म, झारखंड धनबाद जिले से एक कोयला व्यवसायी परिवार में जन्म हुआ था। इनके द्वारा पहले जब प्रवक्ता बनने से पहले एक कार वॉश, इंश्योरेंस एजेंट और फ्रेंचाइजी ऑपरेटर थे। उससे कहाँ सफलता तक पहुँचे हैं, वो खुद हम लोग के लिए प्रेरणादायक और हम लोग के लिए, सबके लिए देखने लायक और अनुकरण लायक है। ये लगभग 40 वर्ष से विश्व भर में हजारों लाखों लोगों को लाभान्वित किए हैं। आपके प्रमुख लेखों में जीत आपकी, यू कैन विन, और फ्रीडम इज नॉट फ्री, यू कैन सेल 2010 में ये प्रमुख लेखन है। 20 देशों से अधिक देशों में आपके कार्यशाला कर चुके हैं। हम गौरवान्वित है कि हमारे बीच में मुख्य सचिव महोदय के प्रेरणा से, मुख्य सचिव महोदय के निर्देशन में हमारे बीच में आए हैं। इससे पहले भी 3 ऐसे वर्कशॉप कार्य क्षमता के लिए वृद्धि के लिए वर्कशॉप करा चुके हैं। समय समय पे जब भी एनर्जी हमारे यहाँ सचिवालय में जो एनर्जी कम हो जाती है, तो मुख्य सचिव महोदय ने तुरंत एनर्जी हम लोग में ऊर्जा भरने के लिए ऐसे वर्कशॉप और ऐसे कार्यशालाओं को, ऐसा व्याख्यानमालाओं को हमारे बीच में प्रस्तुतिकरण के लिए निर्देश देते हैं और उन्हीं का प्रयास है, उन्हीं का निर्देशन है। और ये हम ज़्यादा समय न लेते हुए मैं स्वागत करता हूँ इस अवसर पर आदरणीय शिवखेड़ा जी को और उनके टीम। हम हार्दिक लखनऊ में हार्दिक स्वागत करते हैं और आपके जो आज व्याख्यान में हम निश्चित रूप से हम लोग सब लोग लाभान्वित होंगे और इसको हम लोग आगे ऊर्जा से और हमारे ऊर्जा में अतिरिक्त ऊर्जा भरते हुए हम लोग आगे काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेरा अनुरोध है कि मुख्य सचिव महोदय और प्रमुख सचिव महोदय से कि आगे की पंक्तियों में अपना स्थान ग्रहण करें और आज की व्याख्यान माला के अंतर्गत हम सबका मार्गदर्शन करने हेतु डॉक्टर शिवखेड़ा जी के जीवन एवं उनकी उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। आइए देखते हैं उनकी उपलब्धियों की कुछ झलकियाँ। Mr. Shiv Khera is the founder of Qualified Learning Systems Incorporated, USA. An author, educator, and business consultant, he is a much sought-after speaker. He inspires and informs people, helping them to realize their true potential. He has taken his dynamic personal messages to opposite sides of the globe, from the US to Singapore. His 30 years of understanding and experience has helped people on the path of personal growth and fulfillment. He has been recognized by the Round Table Foundation, honored by Lions International and Rotary International.
Mr. Shiv Khera's client list includes, among others, Lufthansa, Motorola, Nestle, Philips, Gillette, Hewlett-Packard, Carrier, IBM, Ericsson, General Motors, Johnson & Johnson, HSBC, and many more. He has appeared on numerous radio and television shows. Mr. Shiv Khera is also the author of the international bestseller book, You Can Win, in 16 languages. His other books are on their way to creating new records. Tens of thousands have benefited from his dynamic workshops in 17 countries, and over 1 million people have heard him as a keynote speaker. His trademark is, winners don't do different things. They do things differently. निसंदेह यह हमारे लिए बड़े ही गौरव का विषय है कि आज हमारे बीच में डॉक्टर शिव खेड़ा जी उपस्थित हैं और अधिक समय को ना लेते हुए मैं डॉक्टर शिव खेड़ा जी को आपकी करतल ध्वनियों के बीच व्याख्यान एवं मार्गदर्शन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर शिव खेड़ा जी। ये मीडिया की है Check. आदरणीय डी.एस. मिश्रा जी, जिनका परिचय मेरे साथ है कोई पिछले 25-30 साल से, और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज मैं इस प्रांत में आया हूं जहां पर चीफ मिनिस्टर योगी जी जैसे हैं। सब मैं उनका बहुत इस वजह से कि बहुत लोग सच्चाई और ईमानदारी की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन साहब उनके अंदर हिम्मत और हौसला नहीं होता इंप्लीमेंट करने का। यस नो साहब, हिम्मत नहीं होती साहब, खाली ईमानदारी की बात टुक 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 करते रहेंगे साहब, लेकिन हिम्मत और हौसला नहीं होता साहब। मैंने एक चीज सीखी है जिंदगी में, कायर इंसान कभी सच्चाई का साथ नहीं दे सकता। रिपीट करता हूं साहब, कायर इंसान कभी सच्चाई का साथ नहीं दे सकता और कमजोर इंसान कभी उसूलों को निभा नहीं सकता साहब। आर यू विद मी? तो मैं यहां पर अपना सौभाग्य इसलिए समझता हूं कि योगी जैसे लोग, जो योगी जी हैं और मिश्रा जी हैं, इन लोगों ने जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है जहां बैठा है, सो आई थिंक आई एम ग्रेटफुल, और मेरा सौभाग्य है साहब। एनीवे, एक बार एक 5 साल का बच्चा अपने पिता के पास गया। साहब मैं एक आपसे सब रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल हैं बहुतों के पास, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना मोबाइल निकाल लीजिए साहब, एक हाथ में लिखिए, तो हाथ में रखिए। एवरीबडी गेट योर मोबाइल इन योर हैंड प्लीज। एवरीबडी अपना मोबाइल हाथ में ले आइए साहब। एवरीबडी गेट योर मोबाइल इन योर हैंड, ऊपर ले आइए, पूरा ऐसे लेके आओ साहब। So everybody kindly now switch off please, kindly switch off, kindly switch off, kindly switch off.
काइंडली स्विच ऑफ प्लीज। साहब एक बात बताइए कि आप अगर मेरे दफ्तर में आए और मैं अपने मोबाइल से खेलता रहूं, विल इट बी courteous to you, साहब? विल इट बी courteous to you? Yes, no? Yes, no? Can we practice courtesy both sides, please? Kindly switch off, please. Kindly switch off. हमारे दफ्तर में कॉन्फ्रेंस रूम में साहब nobody is allowed to keep our mobile, including myself. मैं भी नहीं रख सकता साहब। Nobody, उस दिन हमारे यहाँ ऑफिस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए, तब मोबाइल उनको रिक्वेस्ट कर दिया कि बाहर रखिए, मैं अपना मोबाइल में रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं रखता हूँ अपना मोबाइल अपने कॉन्फ्रेंस रूम में, इट इज डिसकर्टियस टू यू, आई डोंट रिस्पेक्ट योर टाइम। एम आई राइट सर? आई डोंट रिस्पेक्ट योर टाइम। तो मैं कहता हूं साहब, आई विल नॉट बी डिसरिस्पेक्टफुल टू यू एंड एट द सेम टाइम आई विल नॉट लेट यू वेस्ट माई टाइम ईदर। सो अपना फोन भी बात रखिए आप साहब। मैं तो बाहर रखूंगा, लेकिन आप भी अपना बाहर रखिए। आई वोंट वेस्ट योर टाइम, आई विल नॉट लेट यू वेस्ट माई टाइम ईदर। फोक्स, आर यू विद मी? दैट्स राइट। सो इसलिए no matter who comes into our office in our conference room, mobile is switched off. All it is 10, 15, 20 minutes, otherwise, that's all it takes. Anyway, एक बारी एक 5 साल का बच्चा अपने पिता के पास गया, वो कहता है पापा मैं कंफ्यूज हूं भाई, सच क्या है मुझे बताओ। तो बोले क्या बात है बेटा? तो बच्चे ने पूछा कि पापा आप कहते हो कि भगवान ने हमें पैदा किया है, भगवान ने पैदा किया है, माँ कहती है हमारे पूर्वज बंदर थे, सच क्या है बताओ। तो पापा कहते हैं कि बेटा हम दोनों ही सच बोल रहे हैं, मैं अपने पूर्वजों की बात कर रहा हूँ, वो अपने पूर्वजों के हिसाब है। तो बात ये है ना, मेरी एक किताब है यू कैन अचीव मोर, उसमें पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, ए पर्सन विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, जिस इंसान का नजरिया पॉजिटिव होता है उस इंसान को जिंदगी में आप कभी रोक नहीं सकते। नेवर, यू कैन नेवर स्टॉप। कहीं पर भी होगा, आपके पास होगा, छोड़ के चला जाएगा, कहीं चला जाएगा, उस इंसान को कभी रोक नहीं सकते आप। ए पर्सन विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड कैन नॉट स्टॉप देम, कभी आप रोक नहीं सकते आप उसको। और नेगेटिव थिंकिंग वाले इंसान को कभी आप मदद नहीं कर सकते साहब। You can never help a person with a negative attitude. वो चाहे कुछ भी कर लीजिए, वो हर जगह पे कहीं ना कोई नेगेटिविटी लेके चला आएगा साहब। एक चैंपियन बॉक्सर ने कहा था कि जिंदगी में सफल होने के लिए 2 चीज चाहिए। अब ये प्रोग्राम का जो है शीर्षक जो है टाइटल, इग्नाइट सक्सेस, मीन सक्सेस की चिंगारी कैसे पकाई जाती है साहब। तो एक ग्रेट बॉक्सर ने कहा था कि जिंदगी में सफल होने के लिए हमको 2 चीज चाहिए, वी नीड द स्किल एंड द विल। काबिलियत भी चाहिए और इरादा भी चाहिए, काबिलियत और इरादा दोनों चाहिए ना। बहुत बारी लोग मेरे से बात करते हैं, कहते हैं साहब मैं बहुत किताबें पढ़ता हूं, आपकी भी किताब पढ़ी हुई है, सफल होने की इच्छा बहुत है साहब, लेकिन सफल हो नहीं पा रहा हूं। तो मैं कहता हूं कि भैया ऐसा है, आपकी इच्छा है यही समस्या है। क्या मतलब हुआ साहब? आपकी इच्छा है यही समस्या है साहब। आपका इरादा नहीं है, इच्छा है सिर्फ। इच्छा और इरादे में बहुत फर्क होता है साहब। इच्छा का सौदा हो सकता है, इरादे का सौदा कभी नहीं होता साहब। और दूसरी चीज, जिंदगी में जब भी दबाव पड़ता है, इच्छा हमेशा कमजोर हो जाती है, इरादा और मजबूत हो जाता है साहब। सो बात यह है, तो उसने कहा, बॉक्सर ने कहता है कि जिंदगी में सफल होने के लिए हमारे को 2 चीज चाहिए, हमारे को वी नीड द स्किल एंड वी नीड द विल। काबिलियत भी चाहिए और इरादा भी चाहिए, दोनों के चाहिए, एक के बिना दूसरा अधूरा है। बट इन दोनों में से विल की अहमियत स्किल से ज्यादा है साहब। विल इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल। बोले जब मैं चैंपियनशिप बाउट लड़ रहा था एंड आई वॉज बीटन अप, साहब याद रखिए, चैंपियन हैज बीन बीटन अप मोर टाइम इन द रिंग देन एनीबडी एल्स। बहुत बारी हार चुका है साहब चैंपियन। कहता है व्हेन आई वाज बीटन अप एंड
मैं वहां पे रिंग में लेटा पड़ा था और रेफरी मेरे को काउंट कर रहा था 1 2 3 4 आउट। और जब मैं लेटा हुआ था वहां पे, उस टाइम इट वॉज नॉट माई स्किल जिसने मुझे उठाया, इट वॉज नॉट माई स्किल जिसने उठाया। व्हाट स्किल, ही ऑलरेडी बीट मी। कहता है उस टाइम मेरा विल जो था, my will kept saying to me, get up one more time, just get up one more time, just get up one more time, just get up one more time, and just get up one more time. It was my will, not my skill, that picked me up. Folks, मैं जनवरी 1973 मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। हम लोग की कोल माइंस थी इंडिया में, तकरीबन 1000 लोग काम करते थे। सब मैंने कोल माइंस बनाई नहीं थी, मुझे विरासत में मिली थी, और माइंस सरकार ने नेशनलाइज कर ली, सब कुछ ले लिया उन्होंने, और हम लोग सड़क पे चले आए। कुछ लोगों के पास पैसे थे, हमारे पास नहीं थे। मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी जब मैं कॉलेज में था, और लाइबिलिटीज हमारे पास रह गई थी, और एसेट सब सरकार ने ले ली थी हमारे से। मेरी शादी को सिर्फ 4 हफ्ते हुए थे उस टाइम। तो मुझे याद है कि साल के बाद माय डॉटर वाज बोर्न, और मैंने अपनी मदर की कुछ लास्ट पीस जाके बेची टू गेट मिल्क। मुझे पास 10 रुपए नहीं थे उस टाइम, 10 रुपीज आई डिड नॉट हैव। उसके बाद मैंने 3 बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की, बिना पैसे को, तीनों में फेल हो गया साहब। फिर 1975 नवंबर 13 मैंने फैसला किया साहब मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूं। सो आई लेफ्ट इंडिया 1975 13 नवंबर। अब साहब इन्होंने मुझे इनको डॉक्टर बना दिया है, डॉक्टर शिवखेड़ा। साहब मैं डॉक्टर कुछ नहीं हूं, मैं तो साहब 10वीं फेल हूं, बीकॉम 3rd डिवीजन में पास किया है, तो इसलिए डॉक्टर आप काट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इसकी। मैं डॉक्टर नहीं हूं साहब। हाँ, मुझे ऑफर हुआ है 2-3 बारी पीएचडी, विच आई हैव रिफ्यूज्ड। मैंने कहा भाई उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरी पूंछ के पीछे पीएचडी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई। तो बोला नहीं नहीं डॉक्टर है, बहुत प्रेस्टीज होती है। मैंने कहा भाई तुम मुंह खोलते हो, आपकी औकात मालूम हो जाती है। यस नो, अरे मुंह खोलते हो, औकात मालूम हो जाती है। अरे डॉक्टर है, लगाओ पूंछ के ऊपर, क्या फर्क पड़ता है, मेक्स नो डिफरेंस। तो एनीवे मैंने उसको मैं इंडिया छोड़ के चला गया। तो क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, काम कहीं मिला नहीं हमको, तो मैं साहब वहां पर एक छोटा रेंट किया अपार्टमेंट, जमीन पे सोते थे, और मैंने जिंदगी शुरू की एक बाल्टी लेके घर घर जाके गाड़ियां साफ करता था साहब। मैं 1.5-2 साल मैं घर घर जाके गाड़ियां साफ करता था वहां पे। तो जब मैं गाड़ियां साफ करता तो तब मैंने इश्तिहार देखा एक, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे बनाना चाहते हो तो डोर टू डोर डेमो करो वैक्यूम क्लीनर के लिए। सब आपने देखा है जो वैक्यूम क्लीनर डेमो करते हैं घर घर जाके, यस नो? हाँ, तो मैं भी पहुंच गया साहब। 200 लोग थे वहां पे, उन्होंने खूब मोटिवेशन टॉक दी हमारे को, और बोले ये लीजिए ना वैक्यूम क्लीनर, जाके डेमो कीजिए, और हर डेमो कीजिए को $5 मिलेंगे साहब। साहब मैं वाकई में एकदम ना समझ था। मैंने सोचा कि खाली डेमो ही करना होता है, बेचना नहीं होता। तो मैं उस वैक्यूम क्लीनर को लेके अपार्टमेंट बिल्डिंग में चला जाता था, दरवाजा खटखटाता था। तो जब वहां पर हस्बैंड वाइफ कोई आदमी खोलते थे तो मैं कहता था साहब आपको वैक्यूम क्लीनर खरीदना नहीं है, ऑल यू हैव टू डू इज टेक अ डेमो और मुझे $5 मिल जाएंगे साहब। अब कुछ लोग तरस करते थे, आने जाते थे, कुछ बाहर निकाल देते थे, कुछ ने दरवाजा पटक के बाहर निकाल दिया, कोई बात नहीं, बढ़िया हो गया। एक बार मैं एक डेमो कर रहा था इंडियन परिवार के घर, तो हस्बैंड वाइफ कुर्सी पे बैठे थे, मैं जमीन पे डेमो कर रहा था। ये सज्जन वैक्यूम क्लीनर नहीं देख रहे थे, मेरी तरफ देख रहे थे साहब बार बार। तो मैंने कहा साहब मेरे से कुछ गलती हो गई क्या? बोले ना। तो मैंने कहा ऐसे क्यों देख रहे हो मेरे को? तो मेरे से पूछता है कि शिव तुमने कभी जिंदगी में लाइफ इंश्योरेंस बेचा है? अरे यार मैं कहा कैसा सवाल है यार, मैं क्लीनर बेच रहा हूं यहां पर, आप पूछ रहे हो लाइफ इंश्योरेंस बेचा है?
मैंने कहा साहब मैंने आज तक जिंदगी में लाइफ इंश्योरेंस बेचा नहीं है और ना ही बेचूंगा। कुछ मुझे याद है इंडिया में जो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट आपके घर आता था लूट चुंबक बन के, आपकी जान नहीं छोड़ता था 3 घंटे जब तक दस्तखत ना कर दो साहब, आपकी जान नहीं छोड़ता था। तो मैंने कहा साहब मैं वैसा लूट नहीं बनना चाहता हूं। तो मुझे कहता है ना शिव ऐसा नहीं होता यहां पे, देखो मैं लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हूं। आई ड्राइव अ लिंकन, मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन यूएस, ड्राइव अ लिंकन। तो बाद में मुझे मालूम हुआ कि साहब वो काम करता था मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, और मेट लाइफ की एक रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही थी। अगर आप नया कोई सेल्समैन पकड़ के लाओगे तो आपको एक सैमसोनाइट ब्रीफकेस मिलेगा तोहफे पर। तो मैं साहब उनके लिए सैमसोनाइट ब्रीफकेस था साहब। तो मैंने अपनी डेमो खत्म की, उसके बाद बोला भैया थैंक यू बट नो थैंक यू। तो मैं चला गया वहां से। जब सीधे तरीके से रास्ता नहीं निकलता तो टेढ़े तरीके से निकलता है। तो हम लोग साहब एक ही बिल्डिंग में रहते थे वहां पे। समहाउ उसकी वाइफ बिकेम फ्रेंडली विद माय वाइफ, और मेरी वाइफ को उन्होंने कन्विंस किया कि इनको बोलिए लाइफ इंश्योरेंस बेचने, बहुत अच्छा करियर है ऐसा। और मेरी वाइफ भी जानती थी कि भाई हम कब तक गाड़ियां बेच साफ कर कर काम चलाएंगे। एक मेरा परिवार है, मेरी 3 साल की छोटी बेटी थी, और मेरी वाइफ ये भी जानती थी कि मेरा फेलियर रिकॉर्ड जिंदगी में बहुत अच्छा था साहब, मेरा फेलियर रिकॉर्ड बहुत बढ़िया था साहब। मैं स्कूल में भी आई वॉज नॉट द ब्राइटेस्ट किड। मैं 8वीं क्लास में आई वॉज द बैक बेंचर ट्रबलिंग द फ्रंट बेंचर्स, और 8th क्लास में 6 या 7 सब्जेक्ट्स में से साहब मैं सब में फेल हो गया एक्सेप्ट 1। मेरा प्रिंसिपल मुझे बुला के कहता है कि भैया तू एक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है साहब। 28 बच्चों में से मेरा 27वां नंबर था, क्योंकि 28वां एब्सेंट था साहब। नो किडिंग, मेरे पास अभी भी रिपोर्ट कार्ड पड़ा हुआ है साहब। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मैं लाइफ इंश्योरेंस नहीं बेचूंगा। तो मेरी वाइफ कहती है कि देखिए टू सेल लाइफ इंश्योरेंस आपको एक इम्तिहान पास करना पड़ता है, यू हैव टू पास एन एग्जाम। तो बोले कि आप इम्तिहान में बैठ तो लो, और अगर पास हो गए तो यू विल हैव अ चॉइस। अभी तो चॉइस भी नहीं है भाई। तो मैंने कहा ठीक है मैं इम्तिहान में बैठ लूंगा, बेचूंगा नहीं। तो साहब मैंने इम्तिहान दे दिया, और गेस व्हाट, मैं क्या हो गया, हेलो, मैं पास हो गया साहब। अब ये सज्जन ने जो सारा चक्कर शुरू किया था, मेरे को दफ्तर ले गए अपने, और अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मिलाया। was a very sharp elderly man by the name of Joe Pani, about 65 years old. और जैसे मैं पहुंचा वहां पे, उसने मेरे को कंग्रेचुलेट किया, and he congratulated me, and मेरे को कहता है शिव I'll make you an offer and I'll give you time to think. मैं ऑफर दूंगा, अब टाइम मिलेगा आपको सोचने का। कहते हैं कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बन गए अभी राइट नाउ, तो मैं आपको $150 हफ्ता ड्रॉ दूंगा, $150 हफ्ता। और बोले कि तुम्हारे पास टाइम है सोचने का, बिफोर आई विड्रॉ द ऑफर यू हैव 30 seconds टू डिसाइड। मैंने कहा जो आपने कहा था मुझे टाइम दीजिएगा, बोले अब सिर्फ 20 सेकंड रह गया। तो मैंने कहा साहब आई टेक इट। और साहब अब मैं लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बन गया, जो मैं जिंदगी में कभी बनना नहीं चाहता था। उन्होंने मुझे किताब दी और थोड़ी ट्रेनिंग दी, और बोला बॉय गो सेल, जाके बेचो भाई। साहब अगले 3 महीने उसके बाद मैंने जी तोड़ मेहनत की। साहब हर एक इंसान को मालूम हो जाता है उसने पूरे दिल से काम किया या नहीं किया। मैं शीशे के अंदर देख के कह सकता हूं मैंने साहब जी तोड़ के 200% मेहनत की, और मैंने साहब कंपनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया साहब। नायक जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब इंतजार कीजिए, पूछिए कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा मैंने। साहब कितनी सेल की, ऑलमोस्ट नन, 0। तो मेरा मैनेजर मुझे वापस बुलाता है, कहता है कि भाई मैं 35 साल से लाइफ इंश्योरेंस में हूं, और मैंने देखा है कुछ लोगों को स्लो स्टार्ट करते, आस्ते आस्ते शुरू करते हुए। बोले तुम सा नहीं देखा यार, ऐसा नहीं देखा। मेरे को कहता है
don't come back tomorrow. You are fired. You are fired, he says. तो मैंने कहा जो, अरे भैया मुझे फायर करने से पहले मेरी बात तो सुन लो. मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं भाई, मैं तो बीकॉम 3rd डिवीजन 10वीं में हो गया था. एंड आई एम नॉट अ डॉक्टर, इंजीनियर, अटर्नी, अकाउंटेंट, बीकॉम 3rd डिवीजन, फेल्ड माई 10th. आई हैव अ हैंडीकैप. तो मेरे को कहता है हाउ डू एक्सपेक्ट, मैंने कहा हाउ डू एक्सपेक्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ मी. साहब जैसे मैंने ये कहा उसको, उस दिन somebody spoke very harshly to me and I'm glad he did, क्योंकि बाद में मेरे को एहसास हुआ it was not anger, it was concern. It was not anger, it was concern. और मेरे को कहता है साहब you shut up and listen to me. साहब उतने इतने आसानी से आराम से नहीं बोला था shut up, बहुत जोर से बोला था. कहता है you shut up and listen to me. कहता है you don't have a handicap, you have a bad attitude. तुम्हारा नजरिया खराब है जिंदगी में. कहता है तुम जैसे लोग सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि अपने परिवारों की जिंदगियां भी बर्बाद करते हैं, तेरे जैसे लोग. He said that to me. And मेरे को कहता है do you know who has a handicap in life? कहता है the doctor, engineer, attorney, accountant, they all have handicaps. मैंने कहा साहब ये तो कभी सुना नहीं, उनको हैंडीकैप कैसे है? कहता है दुनिया में जाके देखो, जनरली इट इज ट्रू, एक्सेप्शंस डिफरेंट. इन सब लोगों ने अपना क्षेत्र चुन लिया है. दे आर स्टक. दे आर स्टक. इंजीनियर्स, अटर्नीज, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स, इन लोगों ने क्षेत्र अपना चुन लिया है. And now they are stuck. Generally true all over the world. तो मेरे को कहता है तुमने अपना क्षेत्र नहीं चुना है. You haven't picked your field. Don't you see the world is open to you? मैंने कहा भाई ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं. कहता now that you are fired, बोले you have all the time to think. He said leave my office. जाओ मेरे दफ्तर छोड़ के जाओ भाई. साहब 47 साल पहले मैं उसका दफ्तर छोड़ के निकला था वहां से. उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया, डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील का प्रोग्राम था, जिन्होंने किताब लिखी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. साहब आप लोगों ने नाम सुना होगा डॉक्टर पील का? यस नो? अच्छा. तो डॉक्टर पील का एक प्रोग्राम हो रहा था वहां पे, तो मैं भी चला गया साहब वहां पे उस प्रोग्राम में. और तकरीबन 1000 लोग थे वहां पे और डॉक्टर पील आए स्टेज पे. डॉक्टर पील का कद था साहब 4 फुट 11 इंच, 5 फुट होगा, जूते के साथ 5 फुट 1 इंच होगा साहब. उम्र 85 साल थी. लेकिन जिस उत्साह से डॉक्टर पील बोले उस उम्र में, 85 साल की उम्र में साहब, उस दिन से मैंने कद की परिभाषा बदल दी है साहब. याद रखिए इंसान का कद जिंदगी में कभी गर्दन से नीचे नहीं नापा जाता, हमेशा गर्दन से ऊपर नापा जाता है साहब. तो साहब मैंने और डॉक्टर पील ने एकदम इतने आत्मविश्वास से नजर दौड़ाई पूरे हॉल में, लेकिन उस आत्मविश्वास के अंदर एक नम्रता थी. क्योंकि जिस आत्मविश्वास के अंदर नम्रता नहीं होती साहब, उसको अहंकार कहा जाता है. यस नो? दैट इज अहंकार. तो सबको देख के डॉक्टर पील बोलते हैं, आप लोग सब यहां पे एकदम शांत बैठे हो, आराम से, लगता है किसी को कोई समस्या नहीं है. तो डॉक्टर पील ने पूछा कि भैया यहां पे किसी को कोई समस्या है? सब किसको समस्या नहीं है? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया, सब समस्या है. तो डॉक्टर पील ने पूछा फिर दोबारा से कि साहब कितने लोग यहां
से हैं जो समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो डॉक्टर पील बोले कि जब मैं यहां पे आ रहा था तो मैंने एक जगह देखी जहां पे कुछ लोग एकदम रिलैक्स्ड लेटे पड़े थे, टोटली कंफर्टेबल, दे हैड नो प्रॉब्लम, उनको कोई समस्या नहीं थी। साहब कितने लोग जानना चाहते हैं कौन सी जगह है, तो सबने हाथ खड़ा कर दिया साहब। तो फिर डॉक्टर पील बोले कि 200 गज दूर यहां से एक शमशान घाट है भाई, वहां पर लोग लेटे पड़े हैं, टोटली कंफर्टेबल, टोटली रिलैक्स्ड, इनको कोई समस्या ही नहीं है। उन्होंने पूछा कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, सबने हाथ जेब में डाल लिया साहब, किसी ने हाथ खड़ा ही नहीं किया। तब डॉक्टर पील बोले कि भैया याद रखिए, समस्या एक जीवन का प्रतीक है। भैया जब तक हम जिंदा रहेंगे समस्या रहेगी, समस्या नहीं रहेगी तो हम ही नहीं रहेंगे। तब उस दिन डॉक्टर पील ने एक प्रार्थना दी जो मेरे हिसाब से जीवन का निचोड़ है, और पिछले 47 साल से मैं आज तक कभी भी अपने घर से बाहर निकलने से पहले ये प्रार्थना करके निकलता हूं साहब। और बहुत बारी, कई बारी मेरे को एडवर्स सिचुएशन मिली है, ये प्रार्थना ने मुझे बहुत हेल्प किया है साहब। पहले इस प्रार्थना को मैं इंग्लिश में बोलूंगा एक बारी, और फिर हिंदी में बोलूंगा। ये मेरे हिसाब से जीवन का एक निचोड़ है, एंड कई लोगों ने शायद सुनी हो। इट इज कॉल्ड द सेरेनिटी प्रेयर, एंड इट गोज लाइक दिस: God grant me the serenity to accept the things that I cannot change, and courage to change the things that I can, and wisdom to know the difference what I can and what I cannot. है बढ़िया। हिंदी में कहता हूं साहब, परमात्मा मुझे संतुलन दो कि जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं उसे बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि उनमें फर्क बता सकूं क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। साहब मेरे हिसाब से ये जीवन का निचोड़ है। परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं। अब सवाल ये है, क्या हर चीज जिंदगी में हम बदल सकते हैं? क्या हर चीज हम तोड़ मोड़ के, घुमा फिरा के अपने आप को सूट करने के लिए क्रिएट कर सकते हैं? आंसर इज नो। बहुत सी चीजें हमारे इख्तियार से बाहर हैं। जैसे मैंने अपने मां बाप को नहीं चुना भाई, आपने कहां चुना? मैं कहां पैदा हुआ मेरा फैसला थोड़ी था भाई। अगर मेरा कद ये है और मेरा रंग ये है, मैं इसको बदल थोड़ी सकता हूं। और मान लिया ये सच्चाई है, कई लोग अपाहिज पैदा हो जाते हैं भाई, क्या गलती की? कई बारी अच्छे लोगों के साथ बुरे हादसे भी होते हैं भाई, क्या गलती की उन्होंने? सब इसके एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास हर चीज की। तो बोले जो मैं बदल नहीं सकता, जो बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं। क्योंकि बहुत बारी जिंदगी में हम उन चीजों के साथ लड़ते रहते हैं जो हम बदल नहीं सकते, और अपनी जिंदगी में तनाव लेके चले आते हैं, एंड वी बिकम पैरालाइज्ड। वी बिकम पैरालाइज्ड इन लाइफ। तो जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि उनमें फर्क बता सकूं क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। तो साहब जब मैंने अपनी किताब लिखी यू कैन अचीव मोर, यही सोच को लेके मैं 2 कदम और आगे बढ़ गया। मैंने अपनी किताब में लिखा है कि जिंदगी एक फैसला भी है और जिंदगी एक समझौता भी है। तो अब इसमें टकराव लगता है साहब, इन दोनों बातों में फैसला भी है और समझौता भी है, तो कैसे हो सकता है? सब टकराव है नहीं। उदाहरण देता हूं आपको, जिंदगी एक फैसला कैसे है?
साहब, मैं अगर आपके साथ दुर्व्यवहार करता हूं तो मैंने फैसला किया आप मुझसे दुर्व्यवहार कीजिए। मैं अगर आपके साथ बदतमीजी के साथ पेश आता हूं तो मैंने फैसला किया आप मेरे साथ बदतमीजी के साथ पेश आइए। और मैं अगर सिगरेट जलाता हूं तो मैंने फैसला किया कैंसर को बुलाने के लिए। यस नो? हेलो? मैं अगर रोज एक्सरसाइज करता हूं तो मैंने फैसला किया अच्छी सेहत को बुलाने के लिए। मैं जरूरत से ज्यादा रोज खाना खाता हूं तो मैंने फैसला किया मोटापा को बुलाने के लिए। भैया, मैं अगर दारू पी के गाड़ी चलाता हूं तो मैंने फैसला किया एक एक्सीडेंट बुलाने के लिए। और मैं अगर झूठ बोलता हूं तो मैंने फैसला किया अपनी विश्वसनीयता को खोने के लिए। यस नो? इफ आई टेल लाइज, आई हैव चोजन टू लूज माई क्रेडिबिलिटी। और मैं अगर सच बोलता हूं तो मैंने फैसला किया विश्वसनीयता को बुलाने के लिए। साहब, जिंदगी एक फैसला है। अब अगला वाक्य बहुत जरूरी है साहब। हम सब एक फैसला लेने तक आजाद हैं। फैसला ले चुकते हैं, हमारी आजादी खत्म हो जाती है। फैसला हम पे काबू पा लेता है साहब। उसके बाद मैं रिपीट करता हूं साहब, हम सब एक फैसला लेने तक ही आजाद हैं। और जब हम फैसला ले चुकते हैं, हमारी आजादी खत्म हो जाती है साहब। उसके बाद फैसला हम पे काबू पा लेता है। आर यू विद मी फोक्स? हेलो? एंड और जिंदगी एक समझौता कैसे है? किसी ने बहुत अच्छी बात कही है साहब, जिंदगी में ताश के पत्ते कैसे मिलते हैं इसका फैसला हम नहीं कर सकते, लेकिन खेल कैसे खेलते हैं इसका फैसला हम जरूर कर सकते हैं। कई बार ये लोग मेरे से पूछते हैं कि साहब, जो लोग सफल होते हैं क्या वो गलतियां नहीं करते? और जो लोग असफल होते हैं क्या वो अच्छे काम नहीं करते? साहब, कई बार मैंने प्रेस में इंटरव्यू दिया हुआ है, तो मैं कहता हूं कि जो लोग सफल होते हैं साहब वो गलतियां करते हैं, लेकिन याद रखिए कभी कभार गलती करने से इंसान कभी असफल नहीं हो सकता। अपनी गलती को दोहराते रहने के बार बार दोहराते रहने के बाद ही असफल होता है साहब। आर यू विद मी? क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने गलती नहीं की साहब। और कभी कभार अच्छे काम करने से इंसान कभी असफल नहीं होता। अच्छे काम, सही काम करते चले जाओ तभी इंसान सफल होता है। सो व्हाट इज सक्सेस? Series of positive decisions in life is called success, and series of negative decisions in life is called failure. That's it. Now, अब मैं आपको वापस ले जाता हूं अपने मैनेजर के पास, जहां उसने मुझे बोला you shut up and listen to me. तो साहब उसने कहा आप मेरे दफ्तर से चले जाओ साहब। जब मैंने प्रोग्राम डॉक्टर पील का अटेंड किया, ये में एक जिंदगी का एक मोड़ था। हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई मोड़ जरूर आता है। यस नो? आता। तो ये साहब मेरी जिंदगी एक मोड़ था। तो मैं वापस गया इसके पास, अपने मैनेजर के पास, और मैंने बोला इसको, मैंने कहा जो भैया मुझे एक मौका और दो यार, डोंट फायर मी, गिव मी वन मोर शॉट, वन मोर चांस, एंड आई मेक वन कमिटमेंट यू, आई विल नॉट लेट यू डाउन एफर्ट। मैं साहब अपनी मेहनत की वजह से आपको मैं कभी लेट डाउन नहीं करूंगा। मेरे को देखता है, कहता है शिव ये तुम्हारी छोटी कमिटमेंट नहीं है, सबसे बड़ी कमिटमेंट है। और दूसरी चीज कहता है मैं तब ये कागज विड्रॉ करूंगा अगर तुम कमिटमेंट मेरे को नहीं करोगे अपने आप। मेक ए कमिटमेंट टू योरसेल्फ, आई विल विड्रॉ द पेपर्स। साहब उस दिन मैंने एक कमिटमेंट की अपनी जिंदगी में, और उसने उस दिन कागज विड्रॉ कर लिए साहब। और उस साल आई वेंट अहेड, सोल्ड क्लोज टू $1 million, एंड नेक्स्ट ईयर आई सोल्ड 3 million, उसके बाद 5 million, मूव्ड ऑन टू द US, एंड मैंने एक कंपनी खरीदी कैलिफोर्निया की 1984,
started a New Jersey operation with no clients, and sold my company with close to 500 clients for a decent sum. Now, मैं अपनी जिंदगी आज आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं? इस वजह से साहब, मैं अपनी जिंदगी में हर मोड़ पे फेल होता चला गया साहब, और सारी दुनिया को ब्लेम करता चला गया, सारी दुनिया को दोषी ठहराता रह गया। ये नहीं समझा कि मैं ही अपनी सबसे बड़ी समस्या खुद ही था। Are you with me? I was my own biggest problem. साहब, कोई बदलाव बाहर नहीं आया, मेरी सोच में बदलाव आ गया, मेरी दिशा बदल गई साहब। You see, nothing changed outside, something changed inside, and the direction in my life changed. Let me ask you, बहुत बारी जिंदगी में साहब हम लोग अपनी समस्या खुद ही बन जाते हैं। Yes, no? Hello? Yes, no? That's right. तो साहब, इस इंसिडेंट से मेरे को एक चीज समझ में आई कि when my manager said to me, you shut up and listen to me. साहब, that day I understood one thing, that sometimes in life you must be unkind to be kind. Are you with me? Sometimes in life you must be unkind to be kind. Had he not shut up, said to me, shut up, probably I would not have understood. जिंदगी में कभी कभी कठोर बनना पड़ता है to be kind in life. और तीसरी चीज साहब, मैं कमीशन पे था, लाइफ इंश्योरेंस बेचता था, मुझे कमीशन मिलती थी, तो अगर नहीं बेचता तो पैसे नहीं मिलते थे, और पैसे थे नहीं हमारे पास। लेकिन मैंने अपनी कंपनी में एक चीज देखी कि बहुत से लोग काम करते थे, बहुत बड़ी कंपनी मेट्रोपॉलिटन लाइफ, बहुत से लोगों को तनख्वाह मिलती थी साहब, लेकिन काम नहीं करते थे वो लोग। हमको कमीशन मिलती थी, तनख्वाह तो मिलती नहीं। तो मैं काम ना करूं, मुझे मिलता नहीं था, और उनको तनख्वाह मिलती थी और काम नहीं करते थे। तो साहब, मैंने 47 साल पहले I learned the difference between making money versus earning money. Making money is criminal, earning money is spiritual. साहब, पैसा बनाने में और पैसा कमाने में बहुत फर्क होता है साहब। पैसा बनाना इज क्रिमिनल, अर्निंग कमाना, पैसा कमाना इज स्पिरिचुअल। तो इसको क्या फर्क है साहब? जब इंसान पैसा कमाता है, यू पुट योर एनर्जी एंड एथिक्स बिहाइंड इट। रिपीट कर रहा हूं, दो चीज, यू पुट योर एनर्जी एंड ethics behind it. That is called earning money. And sadly, most people want to make money, very few want to earn it. Now, एक स्टडी हुई गैलप सर्वे की यूएसए में। इट वाज अ ग्लोबल स्टडी, बाय द वे, इट्स नॉट यूएस, बट गैलप अपनी यूएसए की है। तो उन्होंने स्टडी में बताया कि 63% ऑफ पीपल, 63% ऑफ लोग जो काम करने जाते हैं, दे आर डिसएंगेज्ड। दे आर डिसएंगेज्ड का मतलब क्या होता है? दे डोंट डू द जॉब, काम नहीं करते साहब अपना। 63% of people who go to work, they're disengaged, they don't do the job. And additional 24% are actively disengaged. इसका मतलब क्या होता है? ना खुद करते हैं, ना दूसरे को काम करने देते हैं साहब। And additional 24%, इसका मतलब ये है कि सिर्फ 13% लोग जो काम करने जाते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। Only 13% of people. This is a global survey. And I believe it. I believe that is true. Only 13% of people who go to work actually do work. Tell me, folks,
इज दिस नॉट एन इंटेग्रिटी इश्यू? इसको कहते हैं साहब, तनख्वाह बिना काम के चोरी के समान है। तनख्वाह बिना काम के चोरी के समान है सर। तो अब सवाल ये है, मारे हैं या चोरी कर रहे हैं? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। बहुत से लोग हैं, दे लुक बिजी लगते हैं साहब, लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। दे लुक बिजी। टेल मी, यही सीखे हम लोग क्या? हम हर साल लक्ष्मी पूजन करते हैं, घंटी पंटी टिन 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 बजाते रहते हैं साहब। लक्ष्मी पूजन होती है साहब, तकरीबन 60 साल पहले हमारे घर में, चाहे सबके घर में होती है लक्ष्मी पूजन, हमारे घर में भी होती है। तो पंडित जी आए, उन्होंने टन टन करके घंटी वंटी बजाई, मंत्र वंत्र पढ़े, बात खत्म हो गई। तो हमने पूछा, पंडित जी आप क्या बोले? अब वो हमको समझाने लगे क्या बोले, और जो समझाने का तरीका उनका ऐसा था, वो हम और कंफ्यूज हो गए। तो मेरी माँ ने बोला, बेटा ऐसे करो, तो छोड़ो पंडित जी को, अभी इनको जाने दो। दक्षिणा वक्षिणा दिया, काम खत्म किया, उनको भेजा। तो मेरी माँ ने बोला कि बेटा बैठ, तू तेरे को समझाती हूँ लक्ष्मी पूजन क्या होती है। पहली चीज तो मेरी माँ ने बोली कि बेटा लक्ष्मी पूजन ये होती है कि हम सिर्फ मांगते ही रहते हैं, परमात्मा का शुक्र करना भी सीखो कुछ। परमात्मा का शुक्र करना भी सीखो कुछ, कि थैंक गॉड व्हाट यू हैव गिवन मी टुडे। 1, हेलो, तो परमात्मा का शुक्र करना खूब पहले। और दूसरा, ठीक है अगर कुछ मांगना है तो परमात्मा से ही मांग सकते हो, उससे और बड़ा कौन है? There's nobody bigger than that। तो परमात्मा से ही मांग सकते हो, और किससे मांगोगे भाई? बट तीसरी चीज मेरी मां ने समझाई, बेटा लक्ष्मी पूजन ये होती है, याद रखना इस घर में सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी का पैसा आना चाहिए। इसको कहते हैं लक्ष्मी पूजन। इस घर में कभी बेईमानी और चोरी का पैसा नहीं आना चाहिए। और चौथी चीज लक्ष्मी पूजन होती है, जब परमात्मा आपको पैसे दे, हमेशा उसको अच्छे काम में लगाओ। क्योंकि मैंने एक चीज सीखी है जिंदगी में, साहब ध्यान दीजिएगा, मैं अपने प्रोग्राम में कहता हूं कि बहुत बारी लोग कहते हैं साहब पैसा जरूरी चीज नहीं है, मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट, मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी किताब में लिखा है साहब, who are the people who say money is not important? In my opinion, either they are stupid or they are billionaires। साहब या तो बेवकूफ आदमी है या अरबपति है, वही कहता है मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट। साहब ऐसा है, मैं कहता हूं, I didn't say money is the most important thing, but money is very important। और कई लोग कहते हैं कि साहब पैसा जो है, हर बीमारी की, झूठ बेईमानी की जड़ पैसा है। I said no, 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 no। Money is not the root of all evils। Money is not the root of all evils। It is the love of money which is the root of all evils। Loving money, using people, you got it wrong। Loving people, using money, you got it right। Are you with me? और मैं कहता हूं साहब मनी इज वंडरफुल। साहब पैसा है क्या? पैसा तो सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मैं अगर आपकी कोई समस्या है उसको दूर कर देता हूं, आप मुझे पैसे देते हो। And the more goods and services I provide you, the more you reward me with money। What's wrong with that? इससे क्या खराबी है साहब? साहब money is wonderful। Money is food for the hungry। Money is medicine for the sick। बीमार के लिए दवा है साहब। Money is clothes for the needy। Money is shelter for the homeless। Money is wonderful। तो मैं अपने प्रोग्राम में कहता हूं कि हर सच्चा और अच्छा इंसान का एक ड्यूटी है, ध्यान दीजिएगा, एक हर अच्छे और सच्चे इंसान की एक ड्यूटी है टू बिकम अरबपति।
क्योंकि मैंने एक चीज सीखी है, मनी इन गुड हैंड्स ऑलवेज डज गुड, मनी इन ईवल हैंड्स ऑलवेज डज ईवल। यस नो साहब, मनी पैसा अच्छे इंसान के हाथ में बहुत अच्छा काम करता है, पैसे नीच इंसान के हाथ में नीच काम करता है। यस नो हेलो साहब, इतनी चीज सोचने के लिए कि साहब, डू यू नीड अ PhD टू अंडरस्टैंड दिस? डू यू नीड एन MBA टू अंडरस्टैंड दिस? जानते हैं दुख की बात, PhD MBA करने के बाद फिर नहीं उनको समझ में नहीं आती साहब ये बात। Money is wonderful. It is the moral duty of every good human being to become a multi-millionaire. It is the moral duty. क्योंकि money in good hands always does good and money in evil hands always does evil. Are you with me, folks? Yes, no? Okay, now, coming further, जो मैंने आपको अभी बात की, मेकिंग मनी और अर्निंग मनी की बात कर रहा हूं। हमारे एक क्लाइंट हैं, स्विस कंपनी, जिसको हमने क्लाइंट लिया था एज ए कंसल्टिंग क्लाइंट। तो मेरे को उनका फोन आया, कहते हैं कि मिस्टर खेरा, आप हमारे लिए सेल्स ट्रेनिंग कर दीजिए कुछ। तो मैंने कहा भाई मेरे को 1-2 दिन टाइम दीजिए, लेट मी अंडरस्टैंड योर सेल्स पीपल, कैसे लोग हैं, उसके बाद आई विल कम बैक टू यू, क्या ट्रेनिंग कर दी है, आई लेट यू नो। साहब 2 दिन के बाद मैं उनके पास वापस गया, तो मैंने कहा साहब आपके लोगों को दे डोंट नीड सेल्स ट्रेनिंग। ध्यान दीजिएगा साहब, I said they don't need sales training, they need basic training in courtesy, etiquette, manners, integrity. He said, what? I said, yes sir. I said, your people need basic training in courtesy, sabhyata, etiquette, manners, integrity. तो बोले क्या मतलब हुआ साहब? मैंने कहा साहब आपके बहुत सेल्समैन जो हैं, they are running late for appointments. They are running late for appointments. And इन लोगों को इतनी भी courtesy नहीं है to make a phone call to let them know I'm running late. And time to call is when? Before you got late or after you got late? Hello? Before or after? Before. And लेट पहुंचते हैं और इन लोगों को इतनी भी सभ्यता नहीं है, मैनर्स नहीं है कि कह दें कि आई एम सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग। एंड देन तीसरी चीज साहब, अगर फोन करते हैं तो फोन पे क्या कहते हैं साहब? आई एम स्टक इन ट्रैफिक। हेलो, आई एम स्टक इन ट्रैफिक। नाउ ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है सभी के लिए और दुनिया भर में बन चुकी है। लेकिन साहब मजे की बात देखिए, ये लोग अपॉइंटमेंट से सिर्फ 1 मिनट पहले निकलते, लेकिन दोषी ठहराते हैं साहब इनके अंदर इतनी ईमानदारी और साहस नहीं है ये कह रहे साहब आई एम सॉरी आई डिड स्टार्ट लेट। इतनी ईमानदारी और साहस नहीं है इनके अंदर कि ये कह दें कि साहब आई डिड स्टार्ट लेट, आई एम सो सॉरी, आई अपोलोजाइज। और मैंने देखा है साहब सिर्फ पहला झूठ ही मुश्किल होता है। हेलो, और दूसरा आसान हो जाता है, तीसरा और आसान हो जाता है, और चौथा और आसान, और पांचवा, छठा, सातवां बहुत आसान हो जाता है। एंड वेरी सून यू आर डीलिंग विद अ क्रॉनिक लायर हु इज अ रास्कल। मेरे को एक बात बताइए कि अगर यही एक शुरुआत हो एक रिश्ते की, टेल मी हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट? झूठ की बुनियाद पे कब तक रिश्ता बनता है साहब? और मैंने जो उदाहरण दिया है, क्या मैंने झूठ बोला था? क्या मैंने कुक किया था? इज इट नॉट रियली दैट पीपल बिहेव लाइक दिस? यस, नो, दैट्स राइट। और एक चीज देखी गई है साहब कि जो लोग झूठ बोलते हैं वो चोरी भी करते हैं।
जो लोग झूठ बोलते हैं वो चोरी भी करते हैं साहब। और आपने एक कहावत सुनी होगी, कॉन्स्टेंटली झूठ बोलते चले जाइए। एक बात है, किसी ने कहा है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपने सुना है? यस नो? और कितने लोग इस बात में सच्चाई मानते हैं कि प्रैक्टिस डज मेक परफेक्ट? रेज योर हैंड प्लीज। ओके, इनकरेक्ट आंसर। साहब ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस ओनली मेक्स परमानेंट व्हाटएवर यू प्रैक्टिस। सब जिस चीज का अभ्यास करते हैं उसी में निपुणता आ जाती है। कुछ लोग अच्छाई और सच्चाई का अभ्यास करते हैं, उसमें निपुण हो जाते हैं। कुछ लोग बेईमानी और झूठ में अभ्यास करते हैं, उसी में निपुण हो जाते हैं। साहब याद रखिएगा, प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस ओनली मेक्स परमानेंट व्हाटएवर यू प्रैक्टिस। और ये झूठ बोलने का अभ्यास कर रहा है साहब, और बहुत बारी कहता है ये छोटा झूठ है, बड़ी चीज आएगी सच बोलूंगा। साहब आप छोटे छोटे झूठ का अभ्यास करते चले जाओ, जब बड़ी चीज आएगी क्या होता है, आप बड़ा झूठ बोलते हो। यस नो? और बहुत बारी लोग कहते हैं साहब ये छोटी चीज है, बड़ी चीज आएगी वीरता दिखाऊंगा। अरे छोटी छोटी चीज में कायरता दिखाते चले जाओ, जब बड़ी चीज आती है क्या होता है, बड़े कायर बन के बैठ जाते हो। यस नो? हेलो हेलो, कैन आई हैव अ बिग यस? ओके। और देखिए साहब, जो लोग झूठ बोलते हैं वो चोरियां भी करते हैं साहब। मैंने एक प्रोग्राम किया था हम लोगों ने ये बॉम्बे में, तो मेरे कमरे में बिस्तर के बगल में एक टेबल पड़ी थी, टेबल के ऊपर एक डिजिटल क्लॉक पड़ी थी, बहुत खूबसूरत थी वो। डजंट मैटर उसकी क्या कॉस्ट होगी, $2, $5, $500, इट मेक्स नो डिफरेंस, इट इज इमटेरियल। तो साहब मजे की बात यह है, अलार्म क्लॉक पड़ी थी वहां पे, और क्लॉक के साथ ये एक साइन, ये ललित का साइन है, ललित होटल। तो उसके साथ ये एक साइन पड़ा था, दिस क्लॉक इज, क्या लिखा है? This clock is hotel property. This clock is hotel property. This clock is hotel property. दिस क्लॉक इज होटल प्रॉपर्टी। तो साहब इसके बगल में एक छोटा सा लैंप पड़ा था, बहुत खूबसूरत, तो वहां पर भी लिखा था दिस लैंप इज ऑल्सो होटल प्रॉपर्टी। तो साहब एक बात बताइए कि ये होटल इतना बड़ा साइन लगा के क्यों बैठा है वहां पर कि दिस क्लॉक इज होटल प्रॉपर्टी, दिस लैंप इज होटल प्रॉपर्टी? ये क्यों लगाते हैं साहब ऐसे? है जी, मतलब गलती से ले जाते हैं सर, ले जाते हैं। तो साहब एक बात बताइए सर, कि जो आदमी वहां पे रह रहा है, $500, ₹35,000 एक रात का पे कर रहा है। हेलो, ₹35,000 फॉर द नाइट। गरीब आदमी सर, सर वो होटल खरीद सकता है, वो होटल खरीद सकता है, लेकिन वो उठा के ले जाएगा। हेलो, उसकी फितरत देखिए क्या है साहब। कटलरी उठा के ले जाते हैं, क्रॉकरी ले जाते हैं, टॉवल ले जाते हैं, लिनन ले जाते हैं, और घर में आके बहुत प्राउडली दिखाते हैं है अपने बच्चों को, बेटा आई कलेक्ट सुवेनियर्स, मैं सुवेनियर इकट्ठी। हेलो, आई विद मी? चोरियां करके उठा उठा के ले जाते हैं साहब। जो लोग झूठ बोलते हैं चोरियां करते हैं साहब। सब एक चीज मैंने देखी है, जो लोग हंस रहे थे ना, उस हंसी में खुशी नहीं थी साहब। Would you agree with me? I don't think anybody had a happiness in that laughter. Would you agree with me? It is painful. And एक सर्वे हुआ है,
There's a global survey, Times of India में निकला था, that Indians happen to be the third biggest hotel item thieves in the world. You know something? We are considered to be a spiritual country. At least दुनिया में कहते हैं spirituality यहाँ से शुरू हुई है. You tell me one thing, is this where we have come down to? छोटी छोटी दो चीज में हम लोग झूठ बोलते हैं साहब. साहब हमारे दफ्तर में हम लोगों ने कुछ फैसले लिए थे कि and we have not changed. हमारे दफ्तर में कोई फोन आती है, किसी का चेक अगर हमने नहीं भेजा है तो our staff will not lie कि चेक चला गया साहब. और they also lie by saying check is already in the mail. आपको मिला नहीं, अरे मिलेगा कैसे भाई, भेजा नहीं तो. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर मैं अपने स्टाफ को अपने लिए झूठ बोलना सिखाऊं, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा स्टाफ मुझसे ही झूठ बोलेगा. और सिर्फ पहला झूठ ही मुश्किल होता है साहब. और याद रखिए, जितनी बारी झूठ बोलते चले जाते हैं हम लोग अपनी नजरों में थोड़ा सा गिर जाते हैं. ये सब एक छोटी सी चीज है. जिंदगी में जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, कोई नहीं भी देख रहा हो, हम लोग अपनी नजरों में थोड़ा सा उठ जाते हैं. जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, बेईमानी करना, कोई नहीं भी देख रहा हो, हम लोग थोड़ा सा अपनी नजरों में गिर जाते हैं. दिस इज द मैजिक ऑफ सेल्फ एस्टीम. नाउ हम लोग अपने परिवारों में कैसे झूठ बोलना सिखाते हैं. आई होप यू एग्री विद मी कि बच्चे पैदाइशी झूठे नहीं होते. यस नो, सीखते हैं साहब. बच्चा छोटा सा है, फोन बजती है, बच्चा उत्साह से जाता है एकदम और फोन आता है और वो पूछते हैं पापा घर में हैं? तो बच्चा क्या कहता है, हाँ बिल्कुल पापा सामने खड़े हैं साहब. तो पिता के पास जाता है, पापा आपके लिए फोन है. बेटा तूने क्या बोला? मैंने बोला पापा तो घर में है. पिता कहता है बेटा इनको जाके बोल कि पापा घर में नहीं है, मैं इससे बात नहीं करना चाहता, लेकिन पापा आप तो हो. अब मुझे मालूम है भाई, जाके बोल पापा घर में नहीं है, लेकिन आप तो हो. फिर कहते हैं पापा को बोलो जाके बेटा पापा घर में नहीं है, लेकिन आप तो हो. सो व्हेन ही सेज द थर्ड टाइम, अब पिता को गुस्सा आता, तू जाता है या मैं तेरे को सिखाऊं. ना देखिए, बच्चा इतना सा है, बाप पहाड़ है साहब. पहली बारी जिंदगी में साइज की बहुत अहमियत होती है, साइज की अहमियत. तो पिता कहता है तू जाता है या तेरे को सिखाऊं. बच्चा कहता है टेक इट इजी मैन, रिलैक्स, जाता हूं यार, जा रहा हूं भाई, रिलैक्स. अब बच्चा जैसे वापस जाता है, ही डजंट वांट टू आंसर द फोन. वो फोन उठाना नहीं चाहता साहब, लेकिन मजबूरी है, साइज बड़ा है साहब बाप का. और पहली बारी बच्चा कंफ्यूज है, अपने दिमाग में खुद से बात कर रहा है. पापा कहते हैं घर में नहीं है, लेकिन घर में है. फिर भी कहते हैं घर में नहीं है, फिर भी है घर में. फिर भी कह दो घर में, फिर भी घर में. ही डजंट वांट टू आंसर द फोन, लेकिन मजबूरी है साहब. फोन उठाता है, जान छुड़ाना चाहता है वो. और तुरंत, क्योंकि आज तक झूठ नहीं बोला, गलती से मुंह से सच्चाई निकल गई और एकदम बोलता है पापा कहते हैं पापा घर में नहीं. पटक दिया साले, जोर से पटक दिया साहब. फोन पटका तो पिता ने सुन लिया. बोले तू इधर आ, तू बाप को मुश्किल में डालेगा. एक चट्टी लगाता है उसको. अब क्या है, दिमाग खांचे में आ गया साहब, दिमाग खांचे में आ गया. अब बच्चा कहता है अब मेरे को देखो, मैं आपको सिखाऊंगा. अगली बारी फोन बजती है, फिर बच्चा भाग जाता है. तो पूछते हैं पापा घर में हैं. बच्चा क्या कहता है, देख के, अरे देखेगा क्या भाई, तू 1.5 फुटिया है दूसरा साइज, देख के बताता हूं. पिता के पास जाता है, पापा फोन है आपके लिए. क्या बोला? मैंने बोला देख के बताता. शाबाश बेटा, शाबाश, गुड बॉय, गुड बॉय. साहब अगला वाक्य सुनिएगा ध्यान से.
इससे बड़ा मैनेजमेंट प्रिंसिपल जिंदगी में आज तक कोई नहीं हुआ। दिस वॉज गिवन बाय माइकल लीबॉफ इन यूएस। कहता है जिस व्यवहार को आप प्रोत्साहन देंगे वही बढ़ता चला जाएगा। गुड बॉय इज ए एनकरेजमेंट, गुड बॉय इज ए रिवॉर्ड, द चाइल्ड फील्स गुड टू टेल लाइज। क्या कर क्या रहा है? He is not building self-esteem, he is building pseudo self-esteem. बच्चा अच्छा महसूस करता है झूठ बोलने के लिए। पापा कहते हैं गुड बॉय। बच्चा के कुछ कहने से पहले बच्चा कहता है पापा आपको बात करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बोल देता हूं आप घर में नहीं हो। पिता कहता है मेरे को बात करनी है। साहब ऐसा है, बचपन से ये बच्चा छोटे छोटे झूठ बोल रहा है। और जब बड़ा होता है साहब, इसने किस चीज का अभ्यास किया? झूठ बोलने का। He has perfected the art of telling lies. और जितनी बारी झूठ बोलता है अपनी नजरों में थोड़ा गिर जाता है और हीन भावना बढ़ जाती है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ जाता है। और एक दिन ऐसा आएगा कि 2-2 रुपए में अपनी मां को खड़े होकर बेचेगा सड़क पर। साहब ध्यान से सुनिएगा जो लफ्ज बोल रहा हूं मैं। यही बच्चा 2-2 रुपए में अपनी मां को खड़े होकर सड़क पे बेचेगा जाके। मैं क्यों कह रहा हूं साहब? ये जानते हैं 93 बॉम्ब ब्लास्ट की डिसीजंस आ चुकी हैं। आप तो सब अफसर आदमी हो यहां पर। इसी and 1500 लोग either they were dead or injured badly, and the decision is out. Are you aware? RDX was cleared through immigration and customs and delivered to site by people in uniform. And जितने पैसे लिए थे 20 लाख रुपए में RDX वर्दी वालों ने जाके डिलीवर किया था। एक बात बताओ, जिस देश के अंदर ऐसे लोग रहते हो, क्या बाहर के दुश्मन की जरूरत है आपको? और कौन सा इंसान अपने देश को ऐसे बेचेगा? वही बेचेगा जिसके अंदर हीन भावना भरी होगी साहब। और हमने अब क्या कर रहे हैं अपने बच्चों को? यही कुछ सिखा रहे हैं साहब। देखें, हम 2-2 रुपए के लिए अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं। 2-2 रुपए के लिए। उदाहरण देता हूं साहब। एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं। एक की उम्र 10 साल है और दूसरे की उम्र 6 साल है। तो स्टेट पार्क में जाता है और जाके वहां पर टिकट काउंटर के बाहर एक साइन लगा होता है, 5 साल से नीचे बच्चे सब फ्री जाते हैं। तो अपने 6 साल के बेटे को कहता है बेटा ये तेरी उम्र पूछे तो 4.25 साल है। बेटा 4.25 साल तेरी उम्र है। देखिए 2-2 रुपए में हम अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं। वही 2 रुपए में अपनी मां को सड़क पे खड़े होकर बेचेगा साहब। अब वही एक पिता है जो कैसे अच्छे संस्कार देता है अपने बच्चों को। एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं, एक 10 साल उम्र है और एक 6 साल उम्र है। वही स्टेट पार्क में जाता है, वही साइन देखता है, तो टिकट बेचने वाले को कहता है कि भैया एक एडल्ट की टिकट दे दो और 2 बच्चों की टिकट दे दो आप। तो टिकट बेचने वाला पूछता है कि साहब छोटे की उम्र क्या है? पिता ने बोला 6 साल उम्र है। तो टिकट बेचने वाला कहता है कि साहब अगर आपने मुझे इसकी उम्र ना बताई होती तो आसानी से 5 के नीचे निकल जाता, मुझे जिंदगी में कभी मालूम नहीं पड़ता। साहब पिता का जवाब सुनिए। पिता कहता है भैया आपको कभी मालूम नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बेटे को मालूम पड़ जाता मेरी औकात। मेरे बेटे को मेरी औकात मालूम हो जाती है। हेलो, 2-2 रुपए में झूठ भुकवाते हैं साहब। मैं 1.25 घंटा बोल चुका हूं, मैंने ख्याल नहीं किया। मैं
लेट मी क्लोज इट विद वन मोर थिंग, बहुत जरूरी है। कब जिंदगी में कोई भी काम अगर निपुणता से करना चाहते हो तो साहब एक आदत सी बना लो, ऑटोमेटिकली आप निपुणता से काम करोगे साहब, अगर आदत बना लोगे उसकी। हमारा एक कोटेशन है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि साहब अलग ढंग से क्या करते हैं, तो मेरा जवाब ये है, जीतने वाले उस काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले जिंदगी में कभी करना नहीं चाहते। और ऐसा कौन सा काम है जो हारने वाले नहीं करना चाहते? सब वही काम है जो जीतने वाले भी नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी करते हैं साहब। आप देखें, हारने वाले सुबह नहीं उठना चाहते साहब, जीतने वाले भी नहीं उठना चाहते लेकिन फिर भी उठते हैं साहब। देखिए, हारने वाले मेहनत नहीं करना चाहते साहब, जीतने वाले भी नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी करते हैं साहब। देखिए, जीतने वाले उस काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले नहीं करना चाहते, लेकिन वही काम है, सेम काम है, लेकिन फिर भी करते हैं साहब। साहब, हम लोगों की क्या उम्र है इट डजंट मैटर, लेकिन जब हम छोटे थे हम लोग के माँ बाप एक ही बात कहते थे कि बेटा अच्छी आदतें बनाओ, आदतों से चरित्र बनता है। यस नो, अच्छी आदतें बनाओ, आदतों से ही चरित्र बनता है, क्योंकि 90% हमारा जो व्यवहार है वो आदतन है, आदतन। और हमारी अगर अच्छी आदतें हैं तो हमारा चरित्र अच्छा है, बुरी आदतें हैं तो हमारा चरित्र बुरा है। और मजे की बात यह है कि अच्छी आदतें मुश्किल से आती हैं लेकिन उनके साथ जीना आसान है, और बुरी आदतें आसानी के साथ आती हैं लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल है। और जब तक हम आदत को पकड़ते हैं, आदत हमको पकड़ चुकी होती है। यस नो, दिस इज रियलिटी। तो मैं अब ये कह रहा हूं कि अगर हमें, इफ वी हैव टू थिंक टू डू द राइट थिंग, वी कैन नेवर डू इट राइट। इट मस्ट कम ऑटोमेटिक, इट मस्ट कम ऑटोमेटिक। आपने कितनी बार सुना होगा, साहब इसकी तो किस्मत अच्छी है तो मिट्टी को हाथ लगाता है, इसकी तो किस्मत खराब है साहब सोने को हाथ लगाता है। इस बात में सच्चाई है, सिर्फ एक लफ्ज में निकालना चाहूंगा, द वर्ड किस्मत। गेट रिड ऑफ दैट वर्ड, गेट रिड ऑफ दैट वर्ड किस्मत। जिसको आप कहते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी है, मिट्टी को हाथ लगाता है सोना हो जाती है, उसकी देखें, आप जीवन देखें, एनालाइज देयर लाइफ, एनालाइज एवरी ट्रांजैक्शन इन देयर लाइफ, और आपको मालूम होगा कि पॉजिटिव बिहेवियर हैज बिकम हैबिचुअल। वो जब भी कोई काम करते हैं, दे डू इट राइट, इट हैपेंस राइट बिकॉज द रिफ्लेक्सेस मूव राइट। और जिसको हम कहते हैं अनलकी, ये साहब सोने को हाथ लगाता है मिट्टी हो जाती है। एनालाइज देयर लाइफ, analyze every transaction in their life, you will find negative behavior एक आदत सी बन चुकी है। जब भी कुछ करते हैं, they do it wrong, it happens wrong, their reflexes are moving wrong. Folks, if we have to think to do the right thing, we can never do it right. निपुणता से अगर कोई काम करना हो जिंदगी में, तो हमारे को it must come automatic. मार्शल आर्ट में, आपके बहुत सारी फौजी होंगे यहाँ पे, मार्शल आर्ट में व्हाइट बेल्ट मिलती है, उसके बाद येलो, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, ब्राउन, ब्लैक बेल्ट मिलती है 5 साल के बाद। द मार्शल आर्ट स्टूडेंट इज स्टिल डूइंग द सेम थिंग, व्हाट, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच। जो उसको व्हाइट बेल्ट में सिखाया था वही कर रहा है साहब 5 साल के बाद। क्यों? क्योंकि द टीचर समझता है कि ब्लॉक एंड पंच मस्ट बिकम रिफ्लेक्स एक्शन। क्योंकि टीचर यह भी समझता है कि अगर इस बच्चे की अगर सड़क पे लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, अगर इसको ब्लॉक और पंच करने के लिए सोचना पड़े तो पिट के आएगा साहब। ए मार्शल आर्ट स्टूडेंट नेवर हैज टू थिंक टू ब्लॉक एंड पंच, रिफ्लेक्सेस मूव।
फोक्स, माइकल फेल्प्स का नाम आपने सुना, इसी वजह से मैंने किस्मत का लफ्ज निकाल दिया है। आपने सुना है माइकल फेल्प्स का नाम? यस, नो? ओके, हु वाज ही? मैम, हु वाज ही? यस, इन द व्हाइट क्लोथ्स। He was a swimmer. Okay, let me give you, for giving the right answer, my book, You Can Achieve More. Give it a big hand, please. All right, let me give you my book. जल्दी आइए मैम, आइए, फटाफट आ जाओ आपने। All right, thank you मैम। Careful, आस्ते आस्ते आस्ते। Thank you मैम। Okay, see Michael Phelps, नाम तो सुना आपने, he created history at Beijing 2008 में। लेकिन आप लोगों में से कितने लोगों को ये मालूम है कि माइकल फेल्प्स ओलंपिक से 2 साल पहले उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था? मोस्ट पीपल डोंट नो इट। तो डॉक्टर ने उसको बोला कि भैया आप पानी में नहीं जा सकते हो। माइकल फेल्प्स इस इवेंट की तैयारी कर रहा था 10 साल से। वो अपना सपना टूटते हुए नहीं देख पा रहा था। शायद अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं। आर यू विद मी? तो माइकल फेल्प्स ने डॉक्टर को बोला कि भैया मैं हाथ नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं पांव इस्तेमाल करूंगा, आई विल कंटिन्यू। 2 साल के बाद एट बीजिंग उसने इतिहास बना दिया। 8 गोल्ड मेडल जीत गए साहब, 8 गोल्ड मेडल। एंड वहां पे प्रेस वाले थे, ये मेरा वर्जन है, तो किसी ने आके माइकल फेल्प्स को बोला कि साहब 8 गोल्ड मेडल जीत गए आप, मस्ट बी अ लकी डे, मस्ट बी अ लकी डे। किस्मत ने जिता दिया, किस्मत ने जिता दिया। तो जब उसने ये सोचा किस्मत ने जिता दिया, माइकल फेल्प्स को बहुत बुरा लगा। कहता है इधर आओ बताता हूं आपको। कहता है पिछले 4 सालों में मैंने 10,000 घंटों की प्रैक्टिस की है। 4 सालों में 10,000 घंटों की प्रैक्टिस की है। और अगर तुम्हारा गणित अच्छा है, इसका मतलब यह 2,500 घंटे हर साल। और अगर गणित और अच्छा है, इसका मतलब यह 8 घंटे डेली बिना एतवार के। माइकल फेल्प्स कहता है कि अगले 4 साल जाके 8 घंटे डेली पानी में बैठ जाओ, तुम्हारा जिस्म सुकड़ जाएगा। और पूछता है क्या मुझे किस्मत ने जिता दिया है? कहता है किस्मत बनी ही नहीं ऐसी जो किसी को कुछ दे दे, किस्मत नहीं बनी साहब। कहता है एथलीट 15 साल की ट्रेनिंग करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए, जाके पूछो उनसे। एथलीट 15 साल की ट्रेनिंग करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए, जाके पूछो उनसे। साहब इंटरेस्टिंग, क्या माइकल फेल्प्स अकेला ऐसा आदमी था? हु वाज द लेजेंड इन मार्शल आर्ट इन द लास्ट सेंचुरी? ब्रूस ली, नाम सुना होगा ब्रूस ली। साहब आपने ब्रूस ली का नाम सुना है, इसका मैंने किताब में एक्सप्लेन किया है ब्रूस ली का, इन माय बुक यू कैन अचीव मोर। आपको मालूम है कि ब्रूस ली की एक टांग दूसरी टांग से 1 इंच छोटी थी साहब। मोस्ट पीपल डोंट नो अबाउट इट। ब्रूस ली की एक टांग दूसरी टांग से 1 इंच छोटी थी। अब 1 mm, 2 mm, 3 mm अगर हो तो आदमी लंगड़ा के चलना शुरू कर देता है। 1 इंच। और ब्रूस ली की आई साइट वॉज -10। ब्रूस ली अपने अपोनेंट को देख नहीं पाते थे बिना लेंसेज के, और ब्रूस ली ने रोज 5,000 पंचेस की प्रैक्टिस करता था, डेली 5,000 पंचेस पर डे। और ब्रूस ली ने कहा एक बारी, जो मैंने अपनी किताब में लिखा है उसको कोट किया है, उसने कहा कि साहब मुझे उससे डर नहीं लगता जिसको 10,000 तरीके आते हैं किक करने के। कहता है मुझे उससे डर लगता है जिसको सिर्फ एक ही तरीका आता है, लेकिन उसने 10,000 बारी उसकी प्रैक्टिस की हो, वही खतरनाक है साहब। फोक्स, नाउ किस्मत की जो बात कह रहा हूं मैं आपसे, मैं ये लास्ट चीज इससे क्लोज करना चाहूंगा प्रोग्राम अपना। ये मैंने कोई चार्ट ग्राफ यहां पर कुछ नहीं बनाया है यहां पे साहब। मैंने एक चीज सीखी है, आस्था की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और
विश्वास इंसान को ताकत देता है, लेकिन अंधविश्वास इंसान को कमजोर बनाता है। यस नो? हेलो, कैन आई हैव बिग यस? ओके, नाउ मैं एक चीज यह कहना चाहूंगा, और ये जो मैं कह रहा हूं, मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा है, दयानंद को पढ़ा है, गुरु नानक को पढ़ा है। उसके बाद आके मैं ये बात कह रहा हूं, और मैंने अपने वेबिनार्स में और 250 वेबिनार्स कर चुका हूं। 3 मिलियन पीपल गॉन थ्रू माय प्रोग्राम। इवन इन द टेलीविजन इंटरव्यू जो मैं कहने जा रहा हूं, यही कहा है साहब मैंने। One of the biggest damage done to India has been done by our media. साहब, कोई भी प्रिंट मीडिया देख लीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लीजिए, क्या दिखता है? हाँ, वहां पे बाबा जी बैठे हैं, गुरु जी, बाबा जी, स्वामी जी बैठे हैं, और तिलक लगा के वहां पे कहते हैं जन्मतिथि बोलो, हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप, जन्म तिथि बोलो, कहां से बोल रहे हो बोलो, जन्म टाइम बोलो, फलाना बोलो, ये बोलो, बोलो बोलो। तो बोले गुरु जी मालूम नहीं। बोले कोई बात नहीं, मैं निकाल लेता हूं। लैपटॉप पड़ा है साहब वहां पे, और वहां पे टिक 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 टिक। अरे भैया, दूसरा तीसरे के घर में बैठा है, तीसरा चौथे के घर में बैठा है, चौथा पांचवें घर में बैठा है। अब तो समस्या होगी। अरे भाई, दूसरा तीसरे के घर में बैठेगा तो समस्या तो होगी। यस नो? अब फिर कहते हैं अमंगलिक के मंगलिक के मंगलिक के मंगलिक हो गया, मंगलिक हो गया, मंगलिक हो गया। अब उसका उपाय क्या है? केले के पेड़ से शादी कर लो, पीपल पेड़ से शादी कर लो। अब फिर कहता तुम्हारे पे शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया। अब वो घबरा गया साहब। बोले उतारने का उपाय ये है, एक काला रुमाल लो, उसमें काली दाल डालो, फिर काला काजल लगाओ, फिर काले बाल वाला खोजो, 7 बारी खोपड़ी भी घुमाओ, फिर काला कुत्ता खोजो, काला कुत्ता खोजो, फिर काला बर्तन खोजो। सब यही करके लोग घूम रहे हैं, खोज रहे हैं, काला कुत्ता खोज रहे हैं, काला बर्तन खोज रहे हैं। ये चल रहा है साहब। मैं आपसे ये बात क्यों पूछ रहा हूं, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आपसे? साहब, एक बात बताओ कि शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है, तो यार भेजो शनि को पाकिस्तान, सारे टेररिस्ट को मरवा दो ना यार। अगर शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है, तो भेजो शनि को लद्दाख, चाइना से लड़वा दो यार। सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सर, कि शनि सर परमानेंट इंडिया में क्यों रहता है? ऑस्ट्रेलिया कभी जाता ही नहीं, सब न्यूजीलैंड कभी नहीं जाता, शनि क्यों नहीं जाता सर? यही बैठा है साहब, परमानेंट की बैठा है साहब। अगर आप स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ें, दयानंद की जीवनी पढ़ें, गुरु नानक की पढ़ें, उन्होंने कभी इन चीजों पे यकीन नहीं किया। नेवर 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 रीड देयर लाइफ। आप देखें, सिख परिवारों में कोई मंगलिक नहीं होता साहब, सिख परिवारों में कोई पत्नी नहीं मिलाते, सिख परिवारों में कभी शुभ मुहूर्त नहीं होता। हर सिख वेडिंग होती है, कब होती है? संडे को होती है सर। एवरी सिख वेडिंग इज डन ऑन अ संडे। संडे सूट नहीं करता, दे डू सैटरडे, सैटरडे सूट नहीं करता, दे डू फ्राइडे। और यहां पर 50 किस्म के बाबा बने हुए हैं, लोग जा रहे हैं, गुरुजी बाबा जी, गुरुजी बाबा जी, गुरुजी बाबा जी। क्या करें? गुरुजी बाबा, एक बाबा कहता है बेटा प्रीत करो, प्रीत करो, प्रीत करो, प्रीत करो। एक बाबा प्रीत बेच रहा है साहब, दूसरा बाबा हनी बेच रहा है, तीसरा बाबा हनी प्रीत मिक्स करके बेच रहा है साहब। साहब, मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूं? एक बाबा है साहब, वो 3-4 हजार 10 हजार आदमी आते हैं, पूछते हैं जलेबी खाई थी कल, गोलगप्पे खाए थे कल। भाई इसी में चक्कर में साहब वो अरबपति बन गया साहब, इसी चक्कर में बन गया वो। विश्वास ताकत देती है, अंधविश्वास कमजोर बनाती है साहब इंसान को। और छोटी सी बात बताऊं, एक बारी मैं एयरपोर्ट जा रहा था, तो अचानक ड्राइवर ने चुप से ब्रेक लगाई, गाड़ी रोक दी उसने। तो मैंने पूछा भैया क्या हो गया? बोले साहब बिल्ली रास्ता काट गई। कहता है बिल्ली रास्ता
काट गई। तो मैंने कहा अब क्या होगा? बोले साहब गाड़ी रोक देता हूं क्योंकि अब शगुन है, कुछ नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा गाड़ी रोक दोगे, मेरी फ्लाइट मिस होगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मैंने पूछा कि भैया कब तक गाड़ी रोकोगे? कहते जब तक कोई दूसरा। मैंने कहा उसका नुकसान हो जाएगा। बोले उसकी प्रॉब्लम। साहब ड्राइवर इतना नॉलेजेबल था, इतना ज्ञानी था। तो मैंने उसको पूछा एक बात कि भैया एक बात बताओ कि अगर 15 गज आप पहले होते, बिल्ली निकल चुकी होती, और अगर आपने बिल्ली को ना देखा होता तो आप भी चले जाते, तो आपकी गाड़ी पहली होती, तब क्या होता? साहब उसका जवाब सुनने वाला है, कहता है साहब उस हालत में बिल्ली की पावर कम हो जाती है। साहब आप लोग हंस रहे हो, जानते हो पढ़े लिखे PhD MBA यही कुछ कर रहे हैं आज। इट इज सैड, इट इज सो सैड। और मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूं। ये आर्टिकल निकला था इंडिया टुडे में। इंडिया टुडे का आर्टिकल है, जनवरी ऑफ 2008 दिस आर्टिकल केम इन। इसमें लिखा है बिकॉज ऑफ सुपरस्टिशन, अंधविश्वास and astrology in many parts of India, natural childbirth has gone down by 80%. 80% साहब नेचुरल चाइल्ड बर्थ गिर चुका है यहाँ पर। एंड इन्होंने कोट किया है मद्रास, बेंगलोर, हैदराबाद, मोर साउथ इंडिया। साहब आप गूगल करके देख लीजिए आज की तारीख में, बेंगलोर, हैदराबाद, मद्रास, 80% of childbirth is through Operation C-section. Am I right, sir? 80%. Why? Because some astrologer said this is a good time to pull out the kid. साहब हम लोग कर क्या रहे हैं? अंधविश्वास में इतने बैठ गए साहब हम लोग। गुरु नानक ने तो सारी लड़ाई इसी पे की, टू बीट द अंधविश्वास। साहब जिंदगी में एक चीज है, जिंदगी किसी के लिए हमेशा एक तरफी ऊपर नहीं जाती है। जिंदगी उतार चढ़ाव दोनों है। यस नो, उतार चढ़ाव दोनों है, सबके लिए है। जब जिंदगी में जिसने कुछ करना है, जब उतार होती है, वो जिम्मेवारी एक्सेप्ट करते हैं साहब। दे एनालाइज द सिचुएशन और अपने से एक सवाल पूछते हैं, अगर यही स्थिति दोबारा से आ जाए तो क्या मैं वही व्यवहार करूंगा जो मैंने किया था? अगर आंसर इज यस, मतलब कुछ सीखे नहीं आप। बट द आंसर इज आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड गोइंग फॉरवर्ड माय बिहेवियर विल बी डिफरेंट। आई हैव लर्नड समथिंग। He accepts responsibility. लेकिन जिसने जिंदगी में कुछ नहीं करना है, जब उतार आता है जिंदगी में, जानते हो क्या कहते हैं? My stars are not favoring me. They will never accept responsibility. They will always blame their stars. Sab, I think it was the third battle of Panipat or somewhere. हम लोग की फौजें तकरीबन 4 गुना फौज थी मुगलों से, लेकिन किसी ने, राज जोशी ने बोला कि ये टाइम घड़ी ठीक नहीं है लड़ने की। अरे बैठे बैठे उन्होंने मार दिया हम लोगों को, देश ले लिया। कम इतिहास से क्या सीखे? यही सीखे कि हम सीखे कुछ नहीं। मैं तो यही एक बात कह के अपना समाप्त करूंगा यहाँ पे कि आप देखें, वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द गुरु नानक्स टीचिंग। एक कम्युनिटी ड्यूरिंग द पेंडेमिक द लास्ट 3 years, साहब बहुतों के रंग दिख गए इस बारी। जो पिछले टाइम निकले, बहुतों के रंग दिख गए। कोई कहते हैं ना, एक ही हालात में कुछ लोग नए रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने आप को तोड़ लेते हैं साहब, एक ही हालात में। और दुनिया में एक समुदाय ऐसा है who has been respected all over the world, all over the world. And that is the Sikh community in India. Government of Canada,
Australia, New Zealand, UK, US, everybody has honored the Sikh community for the humanitarian service. All over. क्योंकि साहब सिखों में एक बहुत बड़ी चीज ये है कि सिक्खी 3 आधार पर टिकी हुई है. They are caring people, they are sharing people, and they are giving people. 3 लफ्ज आते हैं. Caring people, they care. Sharing people, they share. Daring people, they have the guts to fight. Now, सिक्खी जो फिलॉसफी है 3 आधार पर टिकी हुई है, जिसको कहते हैं नाम जप वन छक किरत कर. नाम जप वन छक किरत कर. नाम का मतलब एक परमात्मा है, निरंकारी है. एक परमात्मा निरंकारी है. एंड वंशक इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लंगर. 550 साल पहले गुरु नानक के टाइम जो आज लंगर मिलता है वो इट इज नॉट न्यू, 500 years old. एंड दे आर शेयरिंग. और आपको एक करता हूं, कनाडा में एक लोकल कैनेडियन चोरी करते पकड़े गए. और चोरी क्या किया उन्होंने, एक डबल रोटी की लोफ उन्होंने लेके चोरी करके ले आए. तो साहब जज ने पूछा उससे कि आपने चोरी की? बोले हाँ चोरी की साहब मैंने. बोले क्यों चोरी की? बोले मेरे बच्चे भूखे थे साहब. तो जज ने कहा कि चोरी तो की आपने, इसका फाइन तो लगेगा, लेकिन पैसे तो आपके पास है नहीं. तो जज ने अपने पॉकेट से $10 निकाले और बोले कि इनका फाइन तो ये ले लो आप. देखिए जज ने $10 अपने जेब से निकाले और बोले कि इनका फाइन तो ले लो. और जितने लोग यहाँ पे कोर्ट पे खड़े हैं, आपको सबको शर्म आनी चाहिए कि आप एक ऐसे देश में रहते हो जहाँ पर किसी ऐसे इंसान को चोरी करने, रोटी के लिए चुराना पड़ता है. बहुत दुख की बात है. आप सब अपने जेब से पैसे निकालो इकट्ठे करके. सारे पैसे उसने उसको आदमी को दे दिए. लेकिन आने से पहले सब एक बात उस आदमी को कही कि भैया अगली बारी आपके पास पैसे ना हो और आपको भूख लगी हो कुछ खाने के लिए, परिवार के लिए, अपने नजदीक कोई गुरुद्वारा खोज लीजिएगा, वहां पे लंगर आपको मुफ्त मिल जाएगा. आपको क्या बात है साहब. बोले अगली बारी चोरी मत करना, गुरुद्वारा खोज लेना, वहां पर जाके आपको लंगर मिल जाएगा. नाम जप वन शक इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग. एंड किरत का होता है, किरत कर इज the concept of dignity of labor. कोई काम ईमानदारी से किया हुआ छोटा नहीं है साहब. रिपीट करता हूं, कोई काम ईमानदारी से किया हुआ छोटा नहीं है साहब. आप लोग यहां पे 1000 लोग बैठे हैं, आपने जिंदगी में कभी कोई सरदार को भीख मांगते देखा है? कभी दिखेगा भी नहीं, क्योंकि है ही नहीं. जानते हो क्यों? ये अहंकार नहीं है साहब. आपका जूता साफ कर देगा, नाली साफ कर देगा, बाथरूम साफ कर देगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा. उसके हाथ कटे होंगे, सिक्योरिटी का काम कर देगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा. और साहब एक चीज देखिए, सिखों में उनमें जात नहीं होती साहब. हर सिख आदमी का लास्ट नेम सिंह है. और हर सिखनी औरत जो है उसका नाम कौर है. देयर इज नो कास्ट. और साहब सिख से बड़ा हिंदू कोई नहीं है. मैं टेलीविजन पे मेरे को जब उससे बोला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आई सेड आई ऑब्जेक्ट टू व्हाट यू आर सेइंग हियर. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, व्हाट डू यू मीन सिख इज अ हिंदू? डू यू से जैन ईसाई? डू यू से बुद्धिस्ट ईसाई? जैन इज अ हिंदू. सो आई सेड Hindu Muslim Isai I can understand. I cannot understand Hindu Muslim Sikh Isai. Sikh के जो 5 प्यारे थे गुरु गोविंद सिंह साहब के साथ, who were they? They were all Hindus. So I said, stop this what you're talking about. You don't know what the whole you're talking about. मेरे हिसाब से तो अगर हिंदुस्तान में अगर हमने सिख फिलॉसफी अपनाई होती इस देश में, इंस्टेड ऑफ our own constitution, शायद देश कहां का कहां पहुंच चुका होता. साहब इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अपना प्रोग्राम को विराम देता हूं.
and I want to thank you so much. I have no words